भारत नवाज वहाँ हुकूमत है, उसके एक जो कमांडर है, उसका अभी बयान बाकायदा टेलीविजन के ऊपर आया है। वो कहता है कि जनाब अगर पाकिस्तान के पास मिसाइल हैं, रॉकेट्स हैं, तो फिर हमारे पास खुद कुछ बमबार हैं। हमने सिंध के अंदर हाई अलर्ट किया हुआ है, हमने पंजाब में हाई अलर्ट किया है। अभी जो वाकया बक्कर के अंदर पेश आया, ये उसी का एक शाखसाना है। इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा मरकज है, 3 उसमें इमारतें हैं बहुत बड़ी, बहुत मतलब एक लैंडमार्क है। जी जी, वो एक टारगेट, अल्लाह माफी दे, वो हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए वो हरामखोर जो इस टाइम पे पाकिस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान पर ही भौंकते हैं, उन लोगों को मेरे ख्याल में जो है लगाम डालने का वक्त आ गया है। दाइश का नाम बार बार लिया जा रहा है मगरबी दुनिया की जानिब से, और ये खतरनाक अमल इसलिए है क्योंकि दाइश और खुरासान प्रोविंस के लोग यहाँ मौजूद हैं। इसलिए पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो है वो अनसेफ हो सकता है। दहशतगर्दों के ठिकानों को चुन चुन के मारना पड़ेगा, यही हल है। जब चीखें वहां बुलंद होंगी तो ही पाकिस्तान में सुकून आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी मतलब फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम कज़ाफ़ी साहब, मैं बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआ से, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने व्यूअर्स का जो हमें बहुत इज़्ज़त देते हैं, बहुत मोहब्बत रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नया दौर की ऑडियंस तो आपको खासा पसंद करती है, खास करके फेसबुक पे बहुत अच्छे लोगों की आगे से रिस्पांस भी आता आता है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, एक तो जो मामलात बने, हमने जिस तरह स्ट्राइक्स की, उससे बाद उन्होंने कोशिश की लेकिन नाकाम हो गई, या जो भी उन्होंने बेशुमार कोशिश की बॉर्डर पर हालात खराब करने की, लेकिन जो हमने स्ट्राइक्स की हैं और चौकियां उड़ाई हैं, जो ये क्यों क्या वजह बनी, क्यों क्या पाकिस्तान फौज का ये जो होता है एक अपने बॉर्डर से आगे बॉर्डर को थोड़ा सा करना, वहां से करीब से जो जगह है चीजें उनके अपने कब्जे में लेने की, इसलिए कि क्या वजह बनी है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपको मालूम है कि खन्नास तो लोगों के दिलों में और दिमागों में घुस ही जाते हैं, और उस खन्नास का इलाज जो है ना वो डंडा करता है, और डंडा पीर है हम्म बिगड़ियां तिगड़ियां दा। मसला यहाँ ये है कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी मुल्क हम्म के साथ जो है किसी किस्म की भी शोरिश जो है वो अपनाई जाए। लेकिन अगर एक खड़ी गाड़ी है, आप जाके हम्म उसको टक्कर मारेंगे तो उसमें खड़ी हम्म गाड़ी का तो नुकसान, मतलब जो ज़ाहिर है उसका तो कसूर नहीं होता। अब मसला यहाँ सिर्फ इतना सा है कि जो अफ़गान तालिबान की इस टाइम पे हुकूमत है, वो आपस में एक तो बहुत ज़्यादा इंतशार का शिकार है। उनमें लड़ाई-झगड़े चल रहे हैं, मैं वो बाद में आके हम बताएँगे। लेकिन दूसरी जी जानिब जी। जो उसके अंदर ये जो पाकिस्तान ने रिएक्शन दिया और पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को जो है वो ठिकाने लगाया, जहन्नुम वासिल किया, और अभी इनकी तादाद तकरीबन सवा सौ के करीब जा पहुँची है। जो ज़ख्मी थे ज़ाहिर है वो भी अब दम तोड़ गए हैं। हम्म दूसरी जानिब जो हम ये देखें कि इसके बाद रिएक्शन शो करना था। अब अफ़गान तालिबान के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए अच्छे जज़्बात रखते हैं, और वो कहते हैं कि हमें बिला वजह जो है वो लड़ाई नहीं करनी चाहिए हम्म पाकिस्तान के साथ। लेकिन कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर हैं जो ज़ाहिर है हम्म जो इंडिया के साथ पैसे लेते हैं, इज़राइल से फंड लेते हैं, अमेरिका से फंड लेते हैं। वो ज़ाहिर है उनकी जहाँ से जिसका खाएँगे उसका गुण गाएँगे। तो मकसद यहाँ ये हम्म कहने का है कि उसमें से वो चंद शरपसंद अनासिर जो हैं, वो फिर बॉर्डर के ऊपर उन्होंने चौकियों से फायर किया पाकिस्तान के ऊपर। जब पाकिस्तान के हम्म ऊपर फायर किया तो आपको याद है कि पहले भी रवायती जंग के अंदर जब वो आए थे, तो हमने उनको ठीक-ठाक फेंटी लगाई थी। और उसकी वजह हम्म ये है कि रवायती जंग के अंदर ये दहशतगर्द गिरोह जो होते हैं, ये काम इनके कामयाब नहीं होते, और ये याद आप रखें कि जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया था, आईएस जिसको कहते हम्म हैं, वो भी जब हम्म रवायती जंग में जो है वो लड़ा, तो अमेरिका और सीरियन डिफेंस फोर्सेस और इराकी फोर्सेस ने उनको जो है उधेड़ के रख दिया। तो हम्म 2,57,000 से उनकी तादाद घटा के 3 से 5,000 के दरमियान कर दी। तो ये वो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो इन्होंने वहाँ से चौकियों पर हमला किया पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने इनके ऊपर जो है रॉकेट्स और फिर जो मिसाइल्स थे हमारे, वो हमने उसका इस्तेमाल किया, और उसकी वीडियो भी हम्म मंजर आम पर आई। मेरी अपना ट्वीट मौजूद है जिसके अंदर मैंने वो शो किया है तमाम, कि जी किस जी। तरीके से पाकिस्तान ने ताक-ताक के निशाने मारे। पाकिस्तान के पास लेज़र हम्म गाइडेड प्रिसिजन सिस्टम मौजूद है, यानी कि पहले
एक लेजर जाती है। लेजर जब जाती है तो वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट करती है कि कौन सी जगह के ऊपर जो है वो आपने फायर करना है, और उसी लेजर के साथ जिधर वो डॉट होता है लेजर का, उधर ही हमारा जाके रॉकेट जो या मिसाइल जो है वो वहां गिरता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान ने अपनी सलाहियत हासिल की है। इसको साथ ही साथ जो है वो फिर जो ऊपर हवा के अंदर हमारे एवैक्स तैयारे हैं, जो आप समझ लें कि फजाई निगरानी करते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे सिस्टम्स मौजूद हैं जो उनको बकायदा प्रिसीजन गाइडिंग जो है वो करते हैं। अब ये जो चीजें हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। इसके अंदर जब रवायती जंग में वो आते हैं तो फिर पाकिस्तान ने उनकी चौकियां उड़ा दी। जिधर चौकियों से फायर आया वो वहां हमने जो है जवाबन कार्रवाई की। अब ये तो बात आ गई यहाँ। गुरिल्ला वॉरफेयर के कुछ तरीकाकार होते हैं, यानी कि वो गुरिल्ला वॉरफेयर जो है वो पक्की चौकियों पे कभी नहीं बैठते। उसके जवाब में बिल्कुल। भारत नवाज वहाँ हुकूमत है, उसके एक जो कमांडर है उसका अभी बयान बकायदा टेलीविजन के ऊपर आया, जो कि एक बड़ा ही अहम बयान है। वो कहता है कि जनाब अगर पाकिस्तान के पास मिसाइल हैं, रॉकेट्स हैं, तो फिर हमारे पास खुद कुछ बम्बार हैं। जिसका मतलब बिल्कुल। यह है कि वो इस बात को तस्लीम कर रहा है कि वो दहशतगर्दी जो है वो फैला रहा है, वो रवायती जंग का बदला जो है वो लेना चाहता है खुद कुछ बमबारी से। अच्छा, यहाँ कई ऐसे भी हमारे लोग मौजूद हैं जो मेरे ख्याल में नासमझी में, या कुछ लोग दानिस्ता तौर पे भी बात करते हैं कि जनाब हमने तो जो है वो क्यों उनके ऊपर, हमें हमला नहीं करना चाहिए, इससे कोई बड़ी तबाही आएगी। मेरा सवाल है मोहम्मद कजाफी भाई, नया जी, जी। दौर के वसातत से, कि अगर जब पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा था, ये हमले तो बाद में हुए ना, ये तो चले एयर स्ट्राइक्स बाद में हुई, इससे पहले तो पाकिस्तान ने नहीं किया था, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर खुद कुछ धमाके क्या रुक गए थे? क्या जो है वो बीएलए और मजीद ब्रिगेड को और टीटीपी को, जमातुल अहरार को और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, आईएसकेपी है, दीगर है, क्या वो रुक गए थे? तो वो तो नहीं रुके थे। मस्जिद के अंदर बिल्कुल। धमाके, वहां मदारिस में धमाके, आवाम के ऊपर धमाके, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर धमाके, बारूदी जो गाड़ी जो है वो भरी हुई जाके टकरा दी, कर्नल गुलफराज साहब शहीद हो गए, चार उनके छोटे छोटे बच्चे, मतलब खुदा का, उनको देख के एक दफा दिल जो है वो रुक जाता है। दहल जाता कितने, है। बिल्कुल। हाँ, कितना वो अफसोसनाक मनाजिर हैं, देखे ना, हुँ, जवान हुँ, आदमी और बच्चे जो है, और किस लिए, कि अपने मुल्क के लिए दिफा कर रहे हैं, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जो है वो जामे शहादत नोश कर रहे हैं। देखिए, अब इसका जवाब यही है कि हमने तो जब कुछ भी नहीं किया था वो तब भी जो है वो कुछ कर रहे थे, और जब हम अभी कुछ कर रहे हैं तो जवाब तो ज़ाहिर है थोड़ा बहुत तो आएगा। अब ये तमाम बिल्कुल। चीजें हैं। अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से एम्बुलेंस को जलाया गया। अब हुँ, हुँ, एम्बुलेंस को जो जलाया गया, ये तो बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इसके अंदर एक बाकायदा इसकी वीडियो भी बनाई गई, फ़िल्म बंदी की गई। बिल्कुल, ये ऐसे ही बिल्कुल। जैसे बीएलए करती है ना ऑपरेशन, तो वो फिर क्या करती हुँ, है, वो फिल्म बंदी करती है वो दिखाने के लिए, हुँ, क्योंकि ये जब दिखाते हैं ना तो फिर इसके बाद इनको पैसे मिलते हैं, और हुँ, इससे जो है इनके मास्टर्स जो है वो खुश होते हैं। अब हुँ, जलाने का कॉन्सेप्ट जो है वो कौन करता है? पहली बात है एम्बुलेंस पर हमला करना, क्या ये इस्लाम हुँ। कहता है? क्या इस्लाम के अंदर इजाजत है कि आप जो है सर, वो अगर वो अमन वाली जगह। मस्जिदों पर हमला करवा दें, मस्जिदों को ना छोड़ें, तो फिर एम्बुलेंस क्या है और लोग हाँ, क्या फिर हैं? इससे इससे दो बातें साबित होती हैं। पहली बात यह है कि इनका तरीकाकार जो है वो इंडिया वालों का है, क्योंकि इंडिया जो है उसके अंदर जलाने का कॉन्सेप्ट है। वो चिता को भी जलाते हैं, वो जो है हुँ, रावण को भी जलाते हैं दुशहरे के ऊपर, वो जो है हुँ, समझौता एक्सप्रेस को भी जलाते हैं, वो बॉम्बे हमले के अंदर जो है होटल को भी जो है ओबराय को जो है वो जलाते हैं, और मुतअद्दद जलाने की वारदातें वो करते रहे हैं। तो ये जो जलाने का कॉन्सेप्ट है, ये आप खुद समझ लें कि ये कहाँ से आया। तो इससे एक तो हुँ, बात साबित होगी। दूसरा, इसका इस्लाम से और पश्तून बरादरी से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उसमें हुँ, पांचों के पांच अहलकार जो थे एम्बुलेंस के अंदर, जो करक के अंदर वाकया हुआ, वो तमाम हुँ, के तमाम पश्तून थे। इसका मतलब है कि पश्तूनों के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है, कौमियत से भी। और बिल्कुल। वैसे ही जैसे हुँ, बीएलए ने अभी बलोच लोगों को जो है वो शहीद किया वहां बलूचिस्तान हुँ, के अंदर, तो इसका मतलब है कि उनका भी कोई कौमियत से ताल्लुक नहीं है। साबित ये हुँ, होता है कि दहशतगर्द का ना कोई दीन है, ना ईमान है, ना उसकी कौमियत है, ना रंग है, ना नस्ल है, ना मजहब है। वो एक इंसानियत का दुश्मन है, और उसको जब तक कि आप नहीं कला कमा करेंगे उसका,
तब तक हम्म वो नहीं मानेगा। तो ये वो बिल्कुल। सूरत हाल है जिससे ये साबित होता है कि ये बकायदा एक किराए के कातिल हैं। इनको हम्म पैसा दिया जाता है, ये इनका कारोबार है। और इस हम्म कारोबार के अंदर वो खुद तस्लीम कर रहा है टीवी के ऊपर बैठ के कि हमारे पास खुद कुछ बम्बार हैं। तो बस फिर बिल्कुल पाकिस्तान का केस तो साबित हो गया ना, सीधा सीधा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरी जानिब एनआरएफ जो पाकिस्तान को जिसने एक अहमद मसूद हैं जिसको कमांड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, उनका बड़ा एक तगड़ा ग्रुप मौजूद है अफगानिस्तान में, और उन्होंने पाकिस्तान को ऑफर की है कि पाकिस्तान हमारा साथ दें, हम मौजूदा जो रजीम है, जो हिंदू नवाज रजीम है, इसको हम खत्म करते हैं। यहाँ पर हम जो पाकिस्तान की हिमायत में लोग होंगे, जो जब ये सोवियत से बाद जब एक वो बना था, वो पाकिस्तान के कितने करीब लोग थे, अफगानिस्तान के कितना करीबी ताल्लुकात था, वो जो पुराने लोग हैं वो उनको ओब्लाइज करे, पाकिस्तान क्यों उनको ऊपर नहीं लाता? और जो ये एनआरएफ की तरफ से, अहमद मसूद की तरफ से पाकिस्तान को ऑफर है, ये किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, अहमद मसूद जो है वो अहमद शाह मसूद का बेटा है, किंग्स कॉलेज हम्म इंग्लैंड का पढ़ा हुआ है और नॉर्दर्न अलायंस को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। यानी कि वो हम्म एरियाज जो नॉर्थ के अंदर हैं खास तौर पे उनके वो नुमाइंदगी करता है, और पहले करता था। हम्म अभी उसकी जो हम्म असरात हैं वो निस्बतन कम हो गए हैं, क्योंकि जब से जो है हम्म तालिबान हुकूमत वहां आई और उसको अहमद हम्म मसूद को वहां से फरार होना पड़ गया अफगानिस्तान से, और अब वो जलावतनी गालिबन ताजिकिस्तान के अंदर गुजार रहा है। तो वो अहमद मसूद जो हम्म है वो 27% जो ताजिक लोग हैं वो एक्चुअली उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है अफगानिस्तान में। ना उनको हुकूमत में कोई नुमाइंदगी दी जा रही है, ना उनका जो मसाइल हैं उनका कोई हल है, ना उनके इलाकों के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम जो है वो जारी है। ये तमाम पैसा जो अमेरिका से $40 मिलियन हर हफ्ता उनको अफगान तालिबान हुकूमत को आ रहा है, वो तमाम का तमाम उनकी जो है वो जेबों में जा रहा है, बजाय इसके कि आवाम की फलाह और बहबूद के लिए जा रहा है। अब इसके अंदर बहुत सारे पश्तून इलाके भी शामिल हैं, जिनमें जलालाबाद के बिल्कुल इलाके हैं, जिनके अंदर कंधार के इलाके हैं, दीगर इलाके हैं, जहां लोग जो है वो तंग आए पड़े हैं। खोस्त के इलाके हैं, पक्तिया के इलाके हम्म हैं, पक्तिका के इलाके हैं। ये इलाके जो हैं ये तंग आ गए हैं अफगान तालिबान की नाजायज जो इस टाइम पे हरकतें हैं, जिसमें घरों पे कब्जा कर लेना, प्रॉपर्टियों के ऊपर कब्जा कर लेना, लोगों को हम्म मारना, औरतों के साथ इस्तेहसाल करना, जोर जबरदस्ती करना, कारोबारों के अंदर हम्म से भत्ता लेना, ये तमाम चीजें जो है, और ड्रग्स का जो है वो सप्लाई करना। अभी जो रशियन वजारत खारजा की रिपोर्ट आई है कल, उसके अंदर ये बात बड़ी वाज़ेह बताई है कि जो मेथ है, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक सिंथेटिक जो हम्म ये मनीषात है, उसका हम्म एक्सपोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा भारत से होता है। भारत में अब ये मनीषात, अब एक तरफ वो कुरान की बात करते हैं, हम्म एक तरफ वो अल्लाह और उसके रसूल की बात करते हैं, एक तरफ शरीयत के दावेदार बने हुए हैं, और दूसरी जानिब जो है वो मनीषात का हम्म कारोबार कर रहे हैं। अब आप समझ जाएंगे कि इनका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, वो कोई तालिबान और थे, जो हम्म मुल्ला उमर के तालिबान थे, जो कभी किसी के जो बिल्कुल बाग था उससे एक अंगूर जो है वो लेने के रवादार नहीं थे, किसी की जमीन के ऊपर कब्जा करने के रवादार नहीं थे, और यही वजह थी कि उनकी वजह से अफगानिस्तान की कौम ने उनको इज्जत दी। लेकिन ये जो इस टाइम पे हम्म तालिबान है अंडर द लीडरशिप ऑफ हैबतुल्लाह अखुंदजादा, ये लोग जो हैं हम्म ये कोई एक्सट्रीमिस्ट हैं, और ये लोग जो है इंतहा हम्म पसंदी का जो है रास्ता इख्तियार किए हुए हैं। ये लोग जो है बुत शिकनी से बुत परस्ती की तरफ जो है रवां दवा हैं। अब इनके तमाम के तमाम जो अब आप बात करें हम्म तो ये आपको पता चलेगा कि ये अहमद हम्म मसूद का अगर खास तौर पे हम बात करें, तो अहमद मसूद जो है उनको इन लोगों को भी राब्ता करना चाहिए। अहमद मसूद को चाहिए कि वो इन लोगों से हम्म राब्ता करे जो इनके सताए हुए हैं। अब वो कहता है क्योंकि हम्म बदख्शां के अंदर उसका एक असर और रसूख है, और बदख्शां के साथ जो है ताजिकिस्तान और ये वाखान कॉरिडोर हम्म। नूरिस्तान का इलाका सर, ये लग जाता बहुत सी है। खबरें आती है कि वो कह रहा है कि वाखान भी मैं आपको लिए आसान कर दूंगा, वाखान भी आपके लिए इजी हो जाएगा एक्सेस। जी, जी, बिल्कुल, और मेरा ख़्याल है कि वाखान तो हम लेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम्म वाखान की जब हमारे, क्योंकि वाखान जो है ये तकरीबन 99.1 किलोमीटर की एक पट्टी है, जिससे पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान में जो है ये एक बफर ज़ोन है, और ये हम्म साथ फिर चाइना का भी इलाका लग जाता है। तो हम्म वाखान कॉरिडोर जो है वैसे भी एक ये
ये अननेचुरल सी पट्टी है। और पाकिस्तान अगर ऐसे ही है तो फिर ऐसे ही सही। जो जबान जिसको समझ आती है ना जी, जिसको कहते हैं ना कि जी वो जो आपको जबान समझ आती है, फिर वही हम आपको समझाने के जो है वो हक रखते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ऐसा कोई इरादा रखता है, क्योंकि मैं तो चाहूंगा कि हमें ये कर लेना चाहिए। ताजिकिस्तान के साथ हमारे रवाबित भी उस्तवार हो जाएंगे। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए भी एक बहुत बड़ा अच्छा हमारे लिए प्रोग्रेस हो जाएगा। लेकिन जाहिर है इससे फिर अवामी सेंटिमेंट अफगानिस्तान के अंदर जो है, जो कि अभी अवाम में कई लोग हैं जो हमारे लिए अच्छा रखते हैं सोच, फिर वो ये होता है कि जी हमारे मुल्क पे कुछ कब्जा कर लिया, तो इसके कुछ नेगेटिविटी भी आती है। लेकिन फिर क्या करें, मजबूरी होती है। इसलिए अहमद मसूद जो है वो कहता है कि जी मैं वाखान कॉरिडोर को जो है आपको मदद दूंगा का उसके अंदर, कि अगर आप जो है हमारी थोड़ी सी मदद करें तो हम आपके, यानी कि अब आवाजें उठ रही हैं दूसरे लफ्जों में अफगानिस्तान के अंदर से, जो पाकिस्तान को पुकार रही हैं कि आओ हमें इन जालिमों से निजात दिलाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, अब मौजूदा सूरत-ए-हाल जिस तरह के अफ़गानिस्तान की जानिब से भी वो कोशिश करेंगे अपना बदला लेने की या इस तरह की एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे। इस सब में पाकिस्तान की क्या तैयारी है? पाकिस्तान इस सब में हमारी जो बॉर्डर की सूरत-ए-हाल है वो क्या सूरत-ए-हाल है? हमने कोई आर्टिलरी बॉर्डर के करीब पहुँचाई है? हमारा मिसाइल सिस्टम कोई बॉर्डर के करीब पहुँचा है? जी, बिल्कुल। इसके अंदर हमारे पास जो हमारा तोपखाना है, उसको जिसके अंदर जो है वो 22 किलोमीटर मार करने वाली, 50 किलोमीटर मार करने वाली, तकरीबन 60 किलो 70 किलोमीटर मार करने वाली जो हमारी तोपखाने की चीज़ें हैं, वो हुँ, हमारे हुँ। बॉर्डर के ऊपर जो है पहुँचाई जा चुकी हैं। इसी हुँ, तरीके से हमारे जो मिसाइल्स हैं, जिसके अंदर फतह 1 और फतह 2 हैं, जो तकरीबन 120 किलोमीटर से 450 किलोमीटर की रेंज रखते हैं, वो भी हुँ, हमारे जो है वो वहाँ पहुँचाए जा चुके हैं। इसके हुँ, अलावा जो पाकिस्तान के जो मॉडर्न ड्रोन हैं, हुँ, जिनके अंदर शाहपर ड्रोन है, दीगर ड्रोन ऐसे में हुँ, मौजूद हैं, और कुछ तुर्किया के साथ हमने जो बनाए हुए ड्रोन हैं मॉडर्न, जिसके अंदर जो एक तो हुँ, हैं जो सिर्फ निगरानी के लिए, जिसको हुँ, सर्वेलेंस कहते हैं, वो हैं, और दूसरे जो हुँ, ड्रोन हैं जिनके अंदर आर्म्ड ड्रोन है, यानी कि उनके अंदर हुँ, असला भी जो है वो उठाया जा सकता है। तो वो ड्रोन्स भी, हमारे ड्रोन बैटरीज जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा इन्फेंट्री का सिस्टम है, आर्मर्ड कोर का सिस्टम है, क्योंकि इस टाइम पे आर्मर्ड कोर जो है, ये अभी कर्नल गुलफराज साहब जिनकी शहादत हुई, ये जो है वो 34 लांसर्स से इनका ताल्लुक था। हुँ, और ये ज़ाहिर है एक आर्मर्ड कोर बटालियन है, रेजिमेंट है। तो ये हुँ, इस हुँ, वजह से हमारे आर्मर्ड कोर, तोपखाना, हमारा जो हुँ, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जिसको हम जो है वो एक-एक कहते हैं, वो भी वहाँ मौजूद है। इसी हुँ, तरीके से हमारा जो रेडार सिस्टम, जिसके अंदर जो एक बिल्कुल होता है, जिसके लो लेवल फ्लाइंग के लिए वो हमने लो लेवल के लिए भी रखे हुए हैं। हमारे जो हुँ, मीडियम रेंज हैं और हमारे हाई ऑल्टीट्यूड जो जराफ रेडार सिस्टम है, वो भी हमारे हुँ, पास वहाँ मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हमारी जो मिलिट्री की जो इस टाइम पे सपोर्ट और पोजीशन है, वो एक प्रॉपर हुँ, तरीके से वहाँ काम कर रही है। हमारी कुछ चौकियाँ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, जिसको एसएसजी, मायानाश हुँ, कमांडो जो हैं, वो हमारे मौजूद हैं, जो कि छाता बर्दारी के अंदर और किसी भी ऑपरेशन के अंदर, किसी भी जो ऐसे हालात हैं, उनके अंदर किरदार अदा करने के लिए, उनकी भी कुछ फॉरवर्ड जो मेरे ख्याल में कंपनीज़ हैं, उनको वहाँ लगाया गया है। साथ ही साथ जो है हमारी एयर फोर्स हुँ, जो है, वो हाई अलर्ट के ऊपर है, जिसके अंदर कामरा बेस से हुँ, सपोर्ट आती है, जिसके अंदर हमें रावलपिंडी बेस से सपोर्ट आती है, पेशावर बेस से सपोर्ट आती है, और दीगर जो हमारे वहाँ कुछ बेसेस मौजूद हैं, उनसे सपोर्ट आती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन दहशतगर्दी का आपको पता है कि कोई पता नहीं चलता। दहशतगर्दी का यही मसला होता है कि उसमें आप दहशतगर्द को पहचान नहीं सकते कि ये किस नीयत से आया है, क्या आदमी है। अंदर से कोई आदमी बस धमाका कर लेता है अपने आप को, तो उसका तो कोई हल नहीं है। ये बिल्कुल। चीज़ें आएँगी। इसके लिए हुँ, कौम तैयार रहे, दहशतगर्दी होगी, दहशतगर्दी बाकी सूबों में भी आएगी। ये बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये दायरा कार बढ़ाएँगे, क्योंकि दहशतगर्द को 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक, उसको जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो भारत और इज़राइल उनको फराहम कर रहे हैं, और हुँ, दूसरा उनको ये चाहिए होता है कि किसी सूरत दहशतगर्द जो है वो हुँ, उसको पैसा चाहिए होता है, और उसको हुँ, इक्विपमेंट चाहिए हुआ आता है, जो मतलब जिससे हुँ, उसने फाड़ना है, या
बढ़िया उसको जो जो भी उसकी ट्रेनिंग है वो उसको मिलते हैं। तो ये दो बुनियादी चीजें हैं जो दहशतगर्द को चाहिए होती हैं। तो कौम जो है वो तैयार रहे, लेकिन इसी हवाले से हमने सिंध के अंदर हाई अलर्ट किया हुआ है, हमने पंजाब में हाई अलर्ट किया है। अभी जो वाकया भक्कर के अंदर पेश आया ये उसी का एक शाखसाना है। और इसी तरीके से जो दीगर ऐसे वाकयात आप देख सकते हैं जो कि जाहिर है इस्लामाबाद एक उनका मेन टारगेट है। इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा जो मेरे ख्याल में हमारा मरकज है, मैं नाम अभी तो नहीं ले सकता, तो वो आपको पता है कमर्शियल मरकज है, 3 उसमें इमारतें हैं बहुत बड़ी। तो वो बहुत मतलब एक लैंडमार्क है जिसको हाई पहले। टारगेट है। जी, जी, वो एक टारगेट अल्लाह माफ़ी दे वो हो सकता है। इसी तरीके से दीगर जो इलाका जात हैं, बलूचिस्तान के अंदर वो कोशिश करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करेंगे, पंजाब में वो अभी भक्कर के अंदर तक जो है वो लाने की कोशिश की है उन्होंने, सिंध में जाने की कोशिश करेंगे। इस किस्म के जो वाक़यात हैं, ये तो देखें जब जंग होती है मेरे भाई, बात ये होती है कि अगर मैं कहूँ कि सारे मुक्के मैंने ही आपको मार दिए हैं, तो ये गलत है क्योंकि आप बिल्कुल चाहे कितने ही कमज़ोर क्यों ना हों, 2-4 मुक्के तो आप भी मुझे जड़ देंगे। तो ये वो बिल्कुल हकीकत है जिससे आप किनारा नहीं कर सकते। बाकी बिल्कुल। जहाँ अहमद मसूद की बात है, अहमद मसूद के साथ मेरे ज़ाती मरासिम भी हैं, उसके वालिद के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक था। तो ये अहमद मसूद जो है समझदार आदमी है, इसके ऊपर हाथ रखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा जो एक और मामला है कि इस दफ़ा जिस तरह वो हमारे इधर खुदकुश बमबार और इस तरह की चीज़ करते हैं, तो इसका जवाब अब बॉर्डर पर नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ कि इस तरह का होना चाहिए कि हमें अगला जो टारगेट होना चाहिए, वो काबुल और कंधार होना चाहिए, जहाँ पर इनकी रूट्स हैं। हमें उनको टारगेट करना चाहिए, तब जाके ये रुकेंगे, वरना ये इस तरह खुदकुश बमबार भेजते रहेंगे और हमारे मुल्क में इस तरह की ये दहशतगर्दी करते रहेंगे। आपका क्या कहना है इस? जी, बिल्कुल, मेरे ख़्याल में सबसे पहले तो पाकिस्तान को, अगर मुझे नहीं मालूम अभी हालात क्या हैं, लेकिन पाकिस्तान को अपनी फ़िज़ाई हदूद इंडिया के किसी भी किस्म की और अफ़गानिस्तान के जो फ़िज़ाई हदूद हैं, जो अफ़गानिस्तान की जो एयर फ़ोर्स जो ख़ास तौर पे इंडिया की तरफ जाती है, एयर फ़ोर्स कह रहा हूँ, जो उनकी एयरलाइनर्स हैं, उनको हुँ, पाकिस्तान के हवाले से जो है वो इजाज़त नहीं देनी चाहिए। उनकी फ़ज़ाई हुँ, जगह जो है वो बंद कर देनी चाहिए ताकि लॉन्गर रूट्स उनको जो है हुँ, वो लेने पड़ें। दूसरी हुँ, जानिब जो है वो मेरे ख़्याल में जो मामलात हैं, उनके जो ऐसे मिलिट्री बेसेस हैं, उनको पाकिस्तान को जो उनके फ़ज़ाई अड्डे हैं ख़ास तौर पे, जो कि ऐसे अड्डे हैं जिनके ऊपर कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं आती, पाकिस्तान को हुँ, उनको नहीं छोड़ना चाहिए, उड़ा देना चाहिए। हुँ, तीसरी चीज़ हुँ, जो करनी चाहिए वो ये है कि बिल्कुल जैसे आपने फरमाया, वजह फरमाया कि पाकिस्तान को उनके जो काबुल के अंदर जहाँ भी उनके अगर वो लोग भी जो हुँ, कहीं सिंपैथाइज़र्स हैं, जो हुँ, उनको सपोर्ट करते हैं, ड जो हुँ, दहशतगर्द एलिमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, अल्फ़ा एलिमेंट्स हुँ, को, उनको जो है हुँ, वो टारगेट करना चाहिए। बिल्कुल ये पाकिस्तान का हक है, पाकिस्तान को करना हुँ, चाहिए और पाकिस्तान को ज़रूर करना चाहिए। मार-फ़ोर हुँ, जो है वो इंशाअल्लाह ताला आपको बताएगा एक दफ़ा आइंदा आने वाले वक़्तों में कि वो ना बेखबर है, उसका काम ही साँपों को चुन-चुन कर मारना है। लेकिन यहाँ बिल्कुल, बात सिर्फ अफ़गानिस्तान तक नहीं रहती, यहाँ बात पाकिस्तान पे भी आती है। हुँ, पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए वो हरामखोर, जो इस हुँ, टाइम पे पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान के अंदर मज़े करते हैं और पाकिस्तान पर ही भौंकते हैं, उन लोगों को मेरे ख़्याल में जो है लगाम डालने का वक़्त आ गया है। क्योंकि ये एक हमारा नेशनल इश्यू है। और नेशनल इश्यू के लिए जब पाकिस्तान के ऊपर यलगार हो, तो प यलगार के लिए पूरी कौम को मुट्ठी बंद होके एक जान जो है वो होना पड़ता है, तब जाके आप किसी भी किस्म की दहशतगर्दी का, किसी भी किस्म की अस्करियत का और किसी भी किस्म की जारहियत का मुकाबला कर सकते हैं। याद रखें हुँ, कि ये जो आईएसकेपी और इसी तरीके से जो दाइश का नाम बार-बार लिया जा रहा है मगरबी दुनिया की जानिब से, ये बड़ा एक खतरनाक अमल है। और ये हुँ, हुँ, खतरनाक अमल इसलिए है, क्योंकि वो ये बताना चाह रहे हैं कि जी क्योंकि दाइश और खुरासान प्रोविंस के लोग यहाँ मौजूद हैं, इसलिए हुँ, पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो है वो अनसेफ हो सकता है। वो खुदा ना हुँ, ख़ास्ता किसी दहशतगर्द के हाथ में जा सकता है। इस वजह से पाकिस्तान को हमें जो या तो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जॉइंट कस्टडी में दे दिया जाए, या हुँ, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो तल्फ़ कर दिया जाए, या न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो निगरानी है वो हम भी उसमें शामिल हो जाएं और फिर हम मिलकर जो है
दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें। यानी कि ये एक बहाना बन जाएगा कि जिस तरीके से अमेरिका ने आईएस के खिलाफ ऑपरेशन किया था इराक के अंदर, तो वो कहेगा कि जनाब हम भी अमेरिका, तो हम तो जनाब बड़े अच्छे दिल से आए हैं कि जी पाकिस्तान का। आपको याद होगा कि जनरल अशफाक परवेज कियानी के दौर के अंदर एक शोशा छोड़ा गया था और ये कहा गया था कि जी सिर्फ 60 किलोमीटर दूर वो रह गए हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज से। यानी कि ये निलोर जो हमारा एटमी वो है उसकी कहूटा एटमी प्लांट से 60 किलोमीटर दूर रह गए हैं। ये हम्म, कहूटा का नाम उस टाइम पे क्यों लिया गया था, याद रखिए उस वक्त कौन सहाफी थे जो ये बात कर रहे थे। इसलिए अब जरूरी इस बात का है कि ये इस किस्म की बात आने से पहले हमें बताना चाहिए कि दाइश का और आईएसकेपी का यहाँ कोई ना होने के बराबर कोई इक्का दुक्का कोई आदमी हो तो हो, लेकिन हम्म, इसके अलावा ना कोई उनका नेटवर्क है ना उनका कोई हैसियत है। वो तो पूरी दुनिया में वैसे ही रुसवा हो गए हैं। हाँ, रूस की रिपोर्ट ये भी कहती है कि दाइश जो है वो अपने कदम जमा रही है, खासतौर पे शुमाली इलाकों के अंदर और मशरकी इलाकों के अंदर। और दाइश हम्म, जो है वहां अपनी एक रियासत कायम करना चाहती है। ये बात जो है बड़ी जो है अहम है। लेकिन हम्म, जब रूस इतनी सारी बातें कर रहा है तो रूस को ये भी पूछना चाहिए, कोई भाई अल्लाह तल्ला के बंदे, तुम जो है फिर तालिबान हुकूमत को जो तस्लीम करने वाले भी तो तुम हो, फिर तस्लीम खत्म कर दो उसको। तुम बताओ कि बिल्कुल। हमें अब तस्लीम नहीं है। तो ये तमाम बातें जो हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि तकरीबन 21 से 23 हजार के करीब इस टाइम पे दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जिनमें से तकरीबन 6 से 7 हजार तादाद जो है वो टीटीपी वालों की है। तो मेरे हम्म, भाई हमें तो टीटीपी के तमाम ठिकानों को, एयरफोर्स को चाहिए है, हमारी आर्मी को चाहिए है, चाहे हम वहां जाके एसएसजी ऑपरेशन करें, चाहे हम जाके वहां मिसाइल हमला करें, चाहे हम जो है वो एयर वॉरफेयर करें, हमें उनके दहशतगर्दों के ठिकानों को चुन चुन के मारना पड़ेगा। यही हल है। जब चीखें वहां बुलंद होंगी तो ही पाकिस्तान में सुकून आएगा। वहां की जो अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी है जीडीआई, ये पूरी हम्म, तरीके से मुलविस है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में और हिंदुस्तान और इसराइल से पैसे पकड़ने के लिए। जीडीआई को ना छोड़ें, मैं यही कहूंगा हम्म, कि जीडीआई को बिल्कुल ना छोड़ें। जब तक कि जीडीआई का फतूर वहां मौजूद है, पाकिस्तान हम्म। के अंदर फितना फसाद चलता रहेगा। सर जीडीआई का एक मामला ये भी है ना कि कल की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं अफगानिस्तान से। जो एमओडी है मुल्ला याकूब के अंडर है, जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंडर है, उन और जीडीआई की आपस में बड़ी नोक-झोंक हुई है, तलख कलामी हुई है। कि मुल्ला याकूब का कहना है कि क्यों आप आम लोगों को मरवा रहे हैं बॉर्डर पर, क्यों आप ये सब कर रहे हैं। जीडीआई को बकायदा मुल्ला याकूब ने कहा है ये सब। जी कल की बिल्कुल। खबर। आपको याद है कि आपके पिछले व्लॉग के अंदर भी मैं एक दफा जिक्र कर चुका हूं कि वहां 4 ग्रुप हैं। कंधार ग्रुप मौजूद है, अफगान ग्रुप मौजूद है, लोहे पख्तिका पख्तिया ग्रुप मौजूद है, और इसी तरीके से जो काबुल ग्रुप है वो मौजूद है। अब इस सारे को जो है वो इनकी आपस में लड़ाई हो गई है। पाकिस्तान के हवाले से उनको ये पता है कि पहली बात यह है कि जो भी पैसा इंडिया से मिल रहा है, अमेरिका से मिल रहा है, इसराइल से मिल रहा है, वो चंद लीडरों की जेब में जा रहा है, नंबर वन। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि वो ये कहते हैं कि इससे हमारी आम आदमी, देखिए ना, मुल्ला याकूब जो है वो मुल्ला उमर का बेटा है, और मुल्ला उमर जो थे वो एक अच्छे आदमी थे, ये हकीकत है। बिल्कुल। तो मुल्ला बिल्कुल। उमर जो थे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई। तो नहीं। मुल्ला उमर जो थे वो पाकिस्तान के हामी थे, और मुल्ला उमर जो है अवाम के अंदर मकबूलियत रखते थे। इसी वजह से मुल्ला याकूब जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब तुम इस किस्म की कार्रवाइयां करने से अवाम के अंदर जो है वो तुम जो है वो गैर मकबूल हो जाओगे, तो मत करो ये बिल्कुल। काम। लेकिन जीडीआई, क्योंकि मैंने आपसे यही कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसी जो उनकी है वो बराह रास्त पैसे पकड़ रही है, और उनकी हम्म। लीडरशिप को निशाना बनाना पाकिस्तान के लिए बिल्कुल हलाल है और जरूर कौन करना चाहिए। लीडरशिप कौन है जीडीआई की इस टाइम? इस टाइम पे मुख्तलिफ उनकी लीडरशिप है। अच्छा अच्छा, उसके ठीक अंदर कई ठीक। जो है वो मुल्ला वाशिक वगैरह थे, वो अभी हम्म, मतलब चेंज भी हुए ठीक हैं, कुछ और भी ठीक लोग आए हैं उसके ठीक अंदर। लेकिन वो हमारे में अभी नाम नहीं ले सकता, क्योंकि ठीक हमारे ठीक है। जो जानने वाले हैं उनको बखूबी पता है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में इन लोगों को टारगेट करना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, ये जो जीडीआई वाली बात है बड़ी इंपॉर्टेंट अब्दुल्ला गुल साहब ने की है कि उनको मारना चाहिए। असल वो ही इस टाइम जो सारा ये क्योस दो कंट्रीज के दरमियान में, ब्रेन इस्लामिक चाइल्ड है, कंट्रीज। ब्रेन चाइल्ड।
बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कर रहे हैं जो जी। जी तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मोहम्मद कजाफी को और अब्दुल्ला गुल को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।